हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल जयसिंह स्टडी सेंटर पर। और मैं जयसिंह आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है नॉर्मलता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बाबू पूछता है। बहुत ही 2 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से दाग दिए जाते हैं सीधे आपके बोर्ड के पेपर्स में। आइए हम लोग देखते हैं बाबू किसको, नॉर्मलता को। नॉर्मलता, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी अर्थात नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को पढ़ने से पहले आपको 2 छोटे छोटे कंसेप्ट याद होने चाहिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। बिना इन 2 कंसेप्ट को नॉर्मलता आपको निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए सबसे पहले उन 2 पॉइंट को आपको हम बताएंगे जिसके सहारे आप नॉर्मलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। थोड़ा सा वेट करिए 2 मिनट आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू कि क्या होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास ये क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बोलते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है मोलर मास। मोलर मास बटे एक्स। जहां एक्स जो होता है, जहां एक्स होता है इसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर इसे बोला जाता है। संयोजक गुणक, संयोजक गुणक इसे कहा जाता है। अच्छा, इसका अलग अलग मान होता है। एक्स का मान आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इफ आपका क्या हो, एसिड हो, या एसिड के लिए, किसके लिए? एसिड के लिए, अम्ल के लिए इसका मान क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से, जब एसिड होता है तो एसिड के लिए एक्स को बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। क्षारकता बोलते हैं, क्षारकता बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कितना H प्लस आयन, कितना H प्लस आयन विस्थापित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। जितना H प्लस आयन विस्थापित होगा वही क्या होगा, X का मान होगा। उसी को हम लोग कहेंगे बेसिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि H2SO4 है, यदि इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना कैसे टूटेगा? 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा। तो इस समय कितना H प्लस आयन बन रहा है, विस्थापित हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यहाँ पर जो X का वैल्यू होगा, चूंकि यह क्या है, H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उसके लिए बेसिसिटी, तो X का मान जितना H प्लस बाहर निकलेगा, कितना निकला है? 2 निकल रहा है, तो X का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है क्षार के लिए, यानी कि बेस के लिए। बेस के लिए, क्षार के लिए क्या होता है? तो X को बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी, अम्लीयता। अम्लीयता बोलते हैं एसिडिटी। इसका मतलब क्या होता है कि OH माइनस आयन कितना विस्थापित हो रहा है, आयन कितना विस्थापित हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं एक एग्जांपल इसको, जैसे NaOH है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको जब हम तोड़ेंगे भाई साहब, तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? Na प्लस और प्लस OH माइनस। तो हाइड्रोक्साइड आयन देखिएगा, इससे कितना निकल रहा है बाहर? 1 निकल रहा है। तो यहाँ पर X क्या हो जाएगा? X का मान 1 होगा। इसके क्या बोलेंगे? एसिडिटी बोलेंगे, क्योंकि जो NaOH है ये क्या है? ये जो है आपका क्षार है।
क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, लवण के लिए, लवण के लिए जो x का मान होता है क्या होता है, तो कुल धन आयनों की संख्या, कुल धन आयन की संख्या x को कहते हैं। कैसे, जैसे मान चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, एग्जाम्पल क्या लिए, NaCl, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि NaCl क्या है, नमक है, यह लवण है, तो धन कितना बना है, 1 बना है। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 1, ये कुल धन आयनों की संख्या है। तो इस प्रकार से x का मान चेंज होता रहता है, किसके लिए, इक्विवेलेंट मास के लिए, तुल्यांकी भार के लिए, अम्ल के लिए अलग होता है, क्षार के लिए अलग होता है और लवण के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए यहाँ से, जैसे यदि हम इसी को ज्ञात कर दें, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर दें। देखिए x का मान कितना है, 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर दे तो क्या निकल जाएगा, तो मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका भार 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना, 16 को 64, तो ये हो जाएगा आपका 98, हो जाएगा आपका 98 मोलर मास बटे x, 98 बटे 2, ये कटेगा तो कितना 49 हो जाएगा। वैसे ही यदि आप इसका निकालते हो यानी OH का मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास बटे x, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का भार कितना होता है 23 प्लस के ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़कर कितना हो जाएगा 40, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 40, अब बटे x का मान कितना आया है 1, तो 40 बटे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। वैसे ही आपका इसका हो जाएगा NaCl का, कैसे निकाल दोगे आप, NaCl का जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बटे x, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, 58 हो जाएगा, 58, अब बटे x का मान कितना आया 1 आया है, काट दीजिए, कितना बचेगा 58। तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में। अच्छा, चीज और देखिएगा, थोड़ा सा इक्वेशन पर भी निर्भर करता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका H2SO4 है और ये अभिक्रिया कर देता है NaOH से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये आपका बना दिया NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और इससे बना दिया आपका H2O। अब देखिए ध्यान से, H2SO4 से कितना OH की H विस्थापित हो रहा है, तो H2SO4 से एगो H निकल रहा है, एगो सोडियम का इजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो X आने की जो बेसिसिटी होगा, इसकी बेसिसिटी जो होगा, बेसिसिटी ये आपका 1 होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर H2SO4 का 2 होगा, जैसे यहाँ पर 2 हो गया था, नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन में इसका एक हाइड्रोजन है, केवल एक ही हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए इसे कहेंगे यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो x का मान आपका रिएक्शन पर भी निर्भर करता है कि वो कितना H प्लस आयन या कितना OH माइनस आयन विस्थापित कर रहा है। आई होप कि आपको तुल्यांकी भार निकालने में अब कोई समस्या नहीं होगी। एक पॉइंट तो आपने समझ लिया, एक पॉइंट और समझेंगे तब आपको नॉर्मलता निकालना हम क्या करेंगे बाबू, सिखा देंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए। आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हम लोग का होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। बेटा कैसे, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा और आपके लिए ये बहुत ही दमदार टॉपिक है, क्योंकि जब ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर नॉर्मलता आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर आप क्या करना, एकदम बैठ के मजे से निकालिएगा नॉर्मलता किसी भी क्वेश्चंस का। ठीक है, आइए देखते हैं एक और मस्त दमदार खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगला हम लोग का टॉपिक होगा नंबर ऑफ ग्राम
इक्वाइलेंट ग्राम तुल्यांक संख्या, इसको इन्हें बोलते हैं बाबू ग्राम तुल्यांक संख्या। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं, इसका सूत्र होता है मास बटे इक्वाइलेंट मास, मास बटे इक्वाइलेंट मास। यहां से आप निकाल लीजिए इसका ग्राम तुल्यांक संख्या, आप इसका निकाल सकते हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, कहते हैं कि एक विलयन में, देखिए एक विलयन में 0.4 ग्राम NaOH उपस्थित है। NaOH क्या है बाबू? उपस्थित है। एक कोई विलयन है, उसमें कितना 0.4 ग्राम NaOH क्या है? उपस्थित है। तो कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करिए? ग्राम तुल्यांक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वाइलेंट मास क्या करिए? बताइए। तो सबसे पहले आप इसी फार्मूला का उपयोग करोगे। मास का मतलब होता है ये गिवन मास, जो मास इसको दिया हुआ है। तो गिवन मास कितना है? 0.4 ग्राम, यही बराबर 0.4 हो गया। अब क्या करिए? इक्वाइलेंट मास निकालिए। किसका पूछ रहा है? NaOH का। तो सबसे पहले इसके बाद तोड़िए NaOH, तो क्या हो जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। चूंकि यह क्षार है, चूंकि यह क्या है? क्षार है, तो X को क्या बोलेंगे आप बबुआ? ACDT बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? X को ACDT बोलोगे। और जब ACDT बोलोगे, इसका मतलब कि OH माइनस N कितना बाहर निकल रहा है? 1 निकल रहा है, तो 1 हो जाएगा। X का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको ज्ञात कर दीजिए इक्वाइलेंट मास को। तो इक्वाइलेंट मास बराबर, अभी आपको क्या पढ़ाए थे? मोलर मास बटे X। तो बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40। यह हो गया 40 बटे 1। X का मान आया, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 40। तो इक्वाइलेंट मास कितना आ गया? 40। कितना हो जाएगा बाबू आपका? 40। इसको आप क्या करिए? ऊपर से 10 से गुणा कर देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 400। ऊपर नीचे जब 10 से गुणा कर देंगे 10 घटा देंगे 4 बटे 400। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 और 0, 1 बटे 100 बचा, हल्का 0.01। और इसका जो यूनिट होता है बाबू, यूनिट किसका? यूनिट ग्राम तुल्यांक संख्या का। ग्राम तुल्यांक इसमें क्या हो गया? यूनिट होगा इतना ग्राम तुल्यांक। बात समझ में आई? तो आपको 2 कंपोनेंट हमने निकालना सिखाया। एक तो निकालना सिखाया आपको इक्वाइलेंट मास, और एक सिखाया आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्वाइलेंट। अब आपको हम बताते हैं बाबू नॉर्मलता क्या होती है। तो सुनिएगा ध्यान से। 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बात खत्म। भाई देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अभी डिफिनेशन आपको पहले बताए होते तो फिर आपको बड़ा कंफ्यूजन, इस मास्टर का कोर आई तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एकदम देखिए कितना बढ़िया। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। बात खत्म, छुई मुई। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं हम लोग। नॉर्मलता का डिफिनेशन हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? नोट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए हम देखते हैं एक डिफिनेशन कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की
नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे बाबू? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और नॉर्मलता बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलय के ग्राम, नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन किसमें चाहिए बाबू? लीटर में। तो इन लीटर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक, नीचे क्या है? पर लीटर। यूनिट होगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या इसी को हम लोग केवल कैपिटल एन भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मात्रक क्या हो रहे थे? ग्राम तुल्यांक, नीचे क्या? लीटर। तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसका मात्रक हो गया, और इसी को शॉर्टकट में आप संकेत के रूप में कैपिटल एन भी दिखा सकते हो। तो इसी तरीके से बाबू हम लोग इसी फार्मूला से किसी भी विलयन के नॉर्मलता को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फटाक से इसको नोट करिए। आगे हम लोग आपको समझाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसको पढ़ करके आपको एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा और समझ लेंगे कि एकदम बिल्कुल पोस्टमार्टम करके आपको हम समझा दिए। तो वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब बाबू तनी शेयरो कर दिया हो, एगो शेयर कर दो तो हम हो के बड़ा मेहनत करे के मन करे, ठीक ना। चलो आओ देखा जाए बाबू, का देखा जा? एगो क्वेश्चन देखा जा। कहता मिटका दे पहले एक देखा जा, पहले हम लोग क्या करते हैं? मिटका देते हैं, मिटका दे रहे हैं, ठीक है। देखा जा एगो प्यारा सा कहता, का कहता हो? कहता कि 0.98, क्वेश्चन कहता 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में उपस्थित है। 500 ml विलयन में क्या है? उपस्थित है। तो नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए, नॉर्मलिटी बताइए क्या होगा, ये आपको बता देना है। तो सबसे पहले क्या सूत्र होता है? नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें चाहिए बाबू? लीटर। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ज्ञात करने के लिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? देखिए बाबू, आपको वही पढ़ा चुके हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, आपको हम पढ़ा चुके हैं बाबू कि मास, क्या पढ़ा चुके हैं? मास बटे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको ये चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो अभी आपको इसके सबसे पहले पढ़ा है आपको इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास अब बटे एक्स होता है। अच्छा देखिएगा, H2SO4 है, तो जब H2SO4 है बाबू, देखिए H2SO4 है तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस K2। तो यहाँ पर क्या है? H प्लस आई निकल रहा है, यानी कि क्या होगा? बेसिसिटी होगा। तो X का मान कितना आ जाएगा? एसिड है तो
2 आ गया। और H2SO, ओ माय गॉड, मार्कर गिर गया। और ये सर कैसे पकड़ के रखे हो, मार्कर गिरा दिए। अरे क्या करे भाई, गिर गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बाबू, 98। अभी आपको पीछे निकाल के हम दिखाए हुए हैं। इसका 2, इसका 32, इसका 16 चौको 64 जोड़ देंगे और 98, तो कितना हो जाएगा 98/2। x का मान कटा देंगे कितना, 49 आपका इक्विवेलेंट मास आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। तो ये क्या होता है, मास बटे इक्विवेलेंट मास। मास कितना दिया हुआ है, तो 0.98, तो 0.98 अब बटे इक्विवेलेंट मास कितना निकाले हैं, 49। ये अब काट दोगे 0.2। ग्राम तुल्यांक, इसका यूनिट क्या होगा बाबू, ग्राम इंटू तुल्यांक, इसका यूनिट हो गया। अब देखिए, अब यहां से निकालिए नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, 0.2 आया है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आयतन दिया है, 500 ml। ये 500 ml और किसमें चाहिए, लीटर में। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे, ये चला जाएगा ऊपर। या करो 0.2 इंटू 1000 बटे 500। एगो दूगो से दूगो कैंसिल, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 0.4 क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या इसी को आप एन भी कह सकते हो। बात समझ में आई भाई साहब? आई। देखिए, इतना सा ज्ञात करने के लिए आपको ये दोनों टॉपिक आना चाहिए, तब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया भाई? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको हम लिख देते हैं। अधिक कैसे ही आपको सेमी नॉर्मल कहीं नाम लेता है, सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल का मतलब होता है n का जो मान होगा वो 1/2, या फिर इसी को आप n/2 भी कह सकते हो। ठीक है, एक होता है नॉर्मल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल यदि हम लोग कहेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग बाई नॉर्मल की बात करते हैं, बाई नॉर्मल की बात करते हैं, तो कैपिटल N का मान होगा ये 2 के बराबर होगा। ठीक है ना। यदि हम लोग बात करते हैं डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बाबू आपका 1/10, यानी कि n का मान किसके बराबर होगा, 1/10 के। एक होता है सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है बाबू n का मान जो होगा 1/100। 1/100 क्या होगा, n का मान होगा 1/ कितना हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं तो खूबसूरत से, 1/100 किसका होगा, n का मान होगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी डेसी नॉर्मल, चाहे बाई नॉर्मल या सेंटी नॉर्मल का नाम लेता है, तो आपको समझ जाना है कि n का मान इतना आपको वो दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप बाबू कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मोलरता किसी भी का कैसे ज्ञात करेंगे। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।